हेलो दोस्तों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इससे पहले क्या क्या देख चुके हैं अपन? जस्ट पहले वाले लेक्चर में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे पहले देखा था, एक में नहीं देखा था, पहले देखा था वो। और कूलॉम्स लॉ देखा था, आध्यारोपण का सिद्धांत है, सुपरपोजिशन वगैरह, चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे, चार्ज का प्रॉपर्टी, नेचर, सब देख चुके। आज देख रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। ये बढ़िया टॉपिक है आपका। इस पे बनता है काफी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो इसके लिए आपको बढ़िया से पढ़ना भी होगा, बोर्ड में भी और एंट्रेंस एग्जाम में तो है इसका हाथ काफी लंबा चौड़ा। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आ रहा है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके अकॉर्डिंग एक ऐसी चीज जो ना तो हमें बोर्ड में अच्छी परसेंटेज बनाने देती है और ना ही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने देती है, उसे बोलते हैं कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक डाइपोल। उस चीज का एक पार्ट है। इससे बढ़िया डेफिनेशन तो हो नहीं सकती अपने पास में कुछ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते हैं अब बढ़िया से है। डाइपोल, डाइपोल नाम आ रहा है यानी कि डाई यानी दो, पोल यानी ध्रुव, कि जिसमें दो ध्रुव हो उसे बोलते हैं डाइपोल। देखो मैं यहाँ पे डेफिनेशन कि वह निकाय जिसमें दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। एक दूसरे से अति अल्प लिख लो या कुछ लिख लो, है ना। अति अल्प यानी कि बहुत कम दूरी पे, ऐसा नहीं 5 किलोमीटर की दूरी पे रख रहे हैं, दूरी पर स्थित होते हैं। उस निकाय को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं? उस निकाय को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब समझाते हैं क्या होता है। वह निकाय जिसमें दो बराबर विपरीत प्रकृति के आवेश, लिख लो कि ये निकाय मान लिया, इसमें बराबर विपरीत प्रकृति के आवेश। बराबर विपरीत प्रकृति का मतलब ये भी क्यू चार्ज है बराबर, तो ये भी क्यू चार्ज होगा। ये भी क्यू है, मैग्नीट्यूड में सेम, बराबर का मतलब ये विपरीत प्रवृत्ति यानी कि एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। विपरीत प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। ये मान लो इनके बीच की दूरी डी मान लो, इस डिस्टेंस पे स्थित होते हैं, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे जो अपने पता है एनसीईआरटी में क्या प्रथा चलती आ रही है अपने बुक्स वगैरह में, कि अपन डी को ना 2a या 2l करके लिखते हैं। जो डी होता है ना उसको 2a, यानी कि इनके बीच के डिस्टेंस को 2a में लिखते हैं। 2a में किस प्रकार से, जैसे मान लो ये डी, इसको मिटा रहा हूं मैं। बस ये प्रथा चलती आ रही है अपने कि शादी में शराब पी के डांस करना होता है, ठीक उसी तरह से इसको 2a लिखते हैं। ये मान लो कि इस द्विध्रुव का सेंटर हो गया। सेंटर का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में, वो इन दोनों के बीच में होगा। क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे होगा। तो उस सेम डिस्टेंस इन दोनों से होता है वो ए दूरी पे, कि जो इनका सेंटर है ना वो इन दोनों चार्जेस से ए डिस्टेंस पे होता है। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 2a बस। अपने ये प्रथा चल रही है, इनके बीच के डिस्टेंस को 2a लिखते हैं। और क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक की सेंटर से डिस्टेंस a, दूसरे की भी सेंटर से डिस्टेंस a लेते हैं, तो कुल मिला के 2a होगी। अब इसी द्विध्रुव की लाइन में आने वाला कोई भी पॉइंट, इस द्विध्रुव की लाइन में आने वाला कोई भी पॉइंट, जैसे ये द्विध्रुव है, इसकी लाइन कुछ ऐसी होगी, वो कहलाता है इसका एक्सिस। इस लाइन पे कोई भी आएगा वो इसका एक्सिस, और इस द्विध्रुव के परपेंडिकुलर, इसके सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर जो भी कुछ आएगा उसे बोलते हैं इक्विटोरियल, हिंदी में निरक्स, और इसको अक्स।
एक निरक्ष और अक्ष जो कि परपेंडिकुलर आ रहा है, इक्वेटोरियल जो कि सिक एक्सिस पे आ रहा है, वर्सेस पॉइंट पे होगा। बस ये दो इसके काम की चीज है, ये भी नोट डाउन कर लो साथ में। ये जो डिस्टेंस है ना 2a नाम की, ये काफी छोटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तो 2a ले रहे हैं तो ये काफी बड़ी होगी, छोटी होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद में नाम आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये भी यहीं पे समझ लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी भी डेफिनेशन वही। एक चीज और जो कि हमें परसेंटेज बनाने में काफी दुविधा उत्पन्न करती है और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर देती, उसमें भागीदारी इसकी भी काफी बढ़िया होती है। तो इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल जान लेते हैं क्या होता है, जान तो चुके ही, बस देख लेते हैं। यहाँ पे ये माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू होगा, इनके बीच के डिस्टेंस को मैंने 2a मान लिया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर का इसका सिंबल साथ साथ आएगा, ये तो इसके वो ऐड कर दिया। ये क्या होता है q इंटू 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल में किसी भी एक चार्ज और उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कि किसी भी डाइपोल में एक भी चार्ज, किसी भी डाइपोल में एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का, देखो यहाँ पे एक ही चार्ज क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, बस यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं, ये नहीं कि माइनस वाला प्लस वाला लिख रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ही। तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लाई को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, और इसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऋणावेश से धनावेश की ओर। जैसे अब यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ गई, ये इसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन ये देख ली नेगेटिव से पॉजिटिव। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं तो क्या होगी, ऐसा यूनिट कुलाम, चार्ज की कितनी होती है कुलाम, और इसकी कितनी होती है मीटर, कुलाम इनटू मीटर, ये कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि कुलाम इनटू मीटर, ये इनके बीच की, सेंटीमीटर नहीं है, कुलाम मीटर लिख रखा है मैंने, चार्ज की कुलाम और ये मीटर, कुलाम मीटर इनकी यूनिट हो गई। इसकी विमा देख लो, डायमेंशन देख रहे हैं इसकी, तो वो कितनी होगी, देखो चार्ज की कितनी होती है, Q इक्वल टू 80, चार्ज की होती है 80, और इसकी कितनी होती है L, तो इसकी कितनी आ गई LTA, लता। इसकी यूनिट आ गई, बढ़िया नाम है इसका, इसकी डायमेंशन आ गई। उसकी यूनिट सीजीएस तो नाराज हो गया ना यहाँ पे, ऐसा ही देख ली, केवल सीजीएस को देखा नहीं, इसकी सीजीएस में होती है डिबाई, जिसकी एसआई में यूनिट होती है। और एक इन दोनों में रिलेशन भी होगा कुछ, क्योंकि रिश्तेदारी है तो बीच में कुछ कनेक्शन किया होगा तभी तो रिश्तेदार बने होंगे, तो इनमें रिलेशन होता है कि एक डिवाई इक्वल टू कितना होता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है कूलम मीटर है वो। ये इन दोनों में एसआई की और इसकी सीजीएस यूनिट में रिलेशन होता है। ऐसे समझ लो कि इन्होंने लता का कनेक्शन कर रखा है बीच में, और इसकी यूनिट होती है 1D, एक डिवाइस में 3.3 10 टू द पावर -30 कूलम इनटू मीटर होता है। ये कुछ देखा हुआ नहीं लग रहा आपने, ये नाम ये यूनिट आपने पढ़ी होगी कहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री का 4th चैप्टर, सब्जियों पहले चले जाओ 11th क्लास में, उसमें आता है ये नाम, जब अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकाल रहे होते हैं। हाँ, वहां से कनेक्ट मत कर देना इसको, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों अलग अलग चीज है, तो अलग अलग ही रखना, वहां पे इसकी डायरेक्शन भी कुछ अलग होती है, यहाँ पे भी अलग है। थर्मो की तरह दोनों चीजें अलग अलग बराबर लेके चलना दोनों को, कभी एक साथ मिला के खिचड़ी कर दो। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था। अब कुछ जनरल बातें कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट की, कुछ एनसीईआरटी में लिखे हुए पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं, बाकी मुझे भी शौक नहीं ज्यादा बातें डिस्कस करने का, अब एनसीईआरटी में लिख दिया तो अपना रिवाज तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो देखो एनसीईआरटी में लिख रखा है, एक बढ़िया लाइन लिख रखी है, खूबसूरत लाइन, कि विद्युत क्षेत्र के बाहर, विद्युत क्षेत्र को मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, यानी कि ई के बाहर परमाणु
परमाणु यानी कि एटम एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करता है। ये बढ़िया लाइन लिख दी है एनसीईआरटी ने, अब इसको समझते हैं क्योंकि उनका तो काम है लिखने का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड में कोई भी एटम एक डाइपोल की तरह वर्क नहीं करता। डाइपोल कौन सा? इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो काम करने लग जाता है? तो दो कंडीशन देखो कि यहाँ पे मेरे पास पहले एक एटम रखा हुआ है और यहाँ पे ये दूसरा एटम रखा हुआ है। दोनों ही एटम है, सेम एटम है। पहली बार मैं इसको रख रहा हूँ किसमें? पहली बार तो ये किसमें? विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये दूसरी बार किसमें? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों कैसे डिस्कस कर लेते हैं ना। ये बीच में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से जा रहा है मान लो। ये इलेक्ट्रिक। तो जब एटम नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उसकी फैमिली बढ़िया चल रही होती है, वही चार्ज की तरह समझो इसको। कुछ दुविधा नहीं, आराम से सब बढ़िया चल रहा है, मस्त। अब द्विध्रुव के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि कोई भी दो सेम और अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस पे होने चाहिए। 2a नाम की डिस्टेंस जो कि काफी छोटी है उस पे होने चाहिए। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या है ना, एटम एक सिस्टमेटिक फैमिली की तरह काम करता है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मान लो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों के जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या होते हैं? समकेंद्रीय। समकेंद्रीय यानी कि समपाती, पास पास एक ही जगह स्थित होते हैं। तो इस वजह से क्या हो गया, मैं इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालू तो Q इंटू 2a सॉरी, तो यहाँ पे a ही जीरो आ रहा है, 2a जीरो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी जीरो है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में सिस्टेमेटिक फैमिली के अंदर इनमें कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, तो इस वजह से इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो विद्युत क्षेत्र के बाहरी इस वजह से विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य नहीं करते। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे मान लो इसको इस तरह से स्थित थे, पहले ये इसका पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव पास पास स्थित थे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि ये पॉजिटिव पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो ये मान लो पॉजिटिव आयन पे, यहाँ पे पॉजिटिव आयन था और ये इस पे फोर्स लगा के अपनी डायरेक्शन में कुछ यहाँ तक ले आया। अब पॉजिटिव आयन हो गया कुछ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ है ना, पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो गया, पॉजिटिव सारे यहाँ पे हो गए। अब ये नेगेटिव पे क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो ये नेगेटिव आयंस पे कुछ इस तरह से फोर्स लगाएगा। अब मान लो नेगेटिव यहाँ पे आ गए तो देखो अब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो गया ना, अब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो गया ना, 2a नाम का डिस्टेंस मान लेते हैं अपन। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, क्यों? प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा और माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जिस वजह से इनके सेंटर ऑफ मास के बीच में कुछ डिस्टेंस कवर होगा, जिस वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है और यहाँ पे नहीं होता है। अब एक कंडीशन देखो, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे अपन, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, ये नेगेटिव आयन एटम में क्या होते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इस तरह से इस तरह से फैमिली छोड़ के भाग जाएगा, ये नाराज हो जाएगा कि इतना बंटवारा तो हो गया, बाद में और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं और भी एफर्ट डाल रहे हैं अपन ई नाम का, तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बाहर, और इसे क्या बोलता है? आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आयोनाइजेशन कर सकता है, आयनीकरण, इलेक्ट्रॉन का निकलना ही आयनीकरण होता है क्योंकि अभी आयन में चेंज हो जाएगा ना। आयन और एटम में क्या डिफरेंस होता है? आयन और एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन्स का, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होता है, क्योंकि आयन में इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एटम में इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है किसके? प्रोटॉन के। लेकिन आयन में प्रोटॉन से कम या ज्यादा हो सकते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। तो इसमें एटम अपने आप पास आता है। एक तो नाम आता है यहाँ पे पैरा विद्युत, डाई इलेक्ट्रिक, नाम क्या है? डाई इलेक्ट्रिक। क्या होता है? पैरा विद्युत। कि कोई भी एटम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उसका वो द्विध्रुव में तो चेंज हो जाता है, लेकिन आयनीकरण नहीं होता। यानी कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या बना लेता है? द्विध्रुव तो बना लेता है, द्विध्रुव तो बना लिया, लेकिन वो आयनीकरण नहीं होगा, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, साथ ही तो भले बच्चे नहीं होंगे उसके। तो ये क्या होता है? पैराविद्युत। आयनीकरण नहीं होगा, द्विध्रुव बना लिया।
फिर आता है एक सब में पैरा विद्युत के बाद में एक आता है कुछ अलग नाम से इंसुलेटर, ये दोनों होते हैं। ये कहता है मैं शादी नहीं करूं, तो ये ना तो द्विध्रुव बनाता है और ना ही आयनाइजेशन होता है, कुछ नहीं करता ये। जब शादी नहीं हुई तो बच्चे का तो कोई सवाल ही नहीं होना, जब द्विध्रुव ही नहीं होगा ये तो आयनीकरण कहां से होगा, इस वजह से इसमें द्विध्रुव होता है, आयनीकरण नहीं होता। अब इन्हें वो नहीं पता ना, आईवीएफ का नहीं पता, अभी इन्हें बताना पड़ेगा। आइंस्टीन को नहीं पता, वो फिजिक्स में खोया रह गया, उसे बायो नहीं आई, नहीं तो आयनीकरण भी कर सकते थे ना, हुआ नहीं यहाँ पे। चलो बढ़िया बात है, नहीं पता इन्हें, नहीं तो फिर एक और कंडीशन बन जाती, एक कंडीशन और बनती तो फिर और क्वेश्चन बनते, फिर और परसेंटेज कम करने में भागीदारी हो जाती इन सबकी, बढ़िया बात है। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के कंसेप्ट। एक चीज और रह गई इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इसको नोट कर लो, ये बढ़िया कंसेप्ट है, थोड़ा इस पे काफी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम्स में, है ना। तो ये लिख लो कि फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स। अपन जनरली क्या कर देते हैं, वही कुलाम अंकल को, वही सबका फूफा जी है ना, वही सबका फूफा है, उसी को लगाते रहते हैं, कुलाम अंकल है। लेकिन यहाँ पे कुलाम्स लॉ वैलिड नहीं होता। यहाँ पे देखो दो कंडीशन होती है, केस फर्स्ट में देख लो और एक सेकंड में देख लो। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों एक दूसरे के एक्सिस पे स्थित होते हैं और ये आर डिस्टेंस कहां से लेते हैं, सेंटर से, जब इनके बीच में आर डिस्टेंस सेंटर से होती है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू डैश ये प्लस क्यू डैश, है ना। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, इनके बीच की डिस्टेंस का कुछ नहीं पता कि इनमें दोनों की इनकी डिस्टेंस कुछ दे रखी होगी नहीं। मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि जब दो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड होता है ना, वो F इक्वल टू आता है आर की पावर 4 के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी याद करने लायक। यहाँ पे इसका फॉर्मूला तो आता है -6p1p2 अपॉन आर के हो रहा था यहाँ पे ना, आर की पावर 4, ये इसका फॉर्मूला होता है। माइनस का चिन्ह ये होता है कि जब दो डाइपोल एक्सिस पे होते हैं तो उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है। तो ये चीज यहाँ पे याद करने लायक ये थी कि क्वेश्चन में ऐसा देता था कि जब दो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर या कम कर दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है या दोगुना ज्यादा दोगुना कम कर दिया जाता है, तो फिर कितना चेंज होगा फोर्स में। और अपन जनरली वही आर स्क्वायर लगा के कर रहे होते हैं और वहां पे फर्स्ट ऑप्शन ही देता है आर स्क्वायर वाला, और अपन टिक कर देते हैं खुशी खुशी, फिर रिवार्ड मिलता है -1। तो ये याद कर लेना। अब बात आती है, ये तो एक्सियल कंडीशन थी, अब इक्वेटोरियल कंडीशन देख लेते हैं ना। इसमें क्या हो रहा है देखो, एक डाइपोल ये और दूसरा डाइपोल ये, यहाँ पे माइनस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू, दोनों सेम भी हो सकता है, अपोजिट कुछ नहीं पता अपने को, माइनस क्यू डैश प्लस क्यू डैश। अब डिस्टेंस कहां से लेते हैं, इनके सेंटर ऑफ मास से, सॉरी इनके सेंटर से, सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इनके सेंटर से लेते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चिर होता है। तो ये कितना डिस्टेंस पे, मान लो ये भी आर डिस्टेंस पे है, क्या ये निरक्ष पे कहां से दिख रहा है, तो एच लाइक दिख रहा है, मुर्गा मुर्गी एच, ये तो एच लाइक दिख रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना रहे हैं ऐसा कुछ देखना। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से बताया था ना मैंने, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल होता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका डाइपोल मूवमेंट कुछ ऐसे होगा और इसका डाइपोल मूवमेंट कुछ ऐसे होगा, इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर ही तो आ रहा है ये वाला पॉइंट, इस डाइपोल के तो ये पॉइंट एक्स इसके इक्वेटोरियल पे ही है ना, और इस डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट इसके इक्वेटोरियल पे ही है ना, तो दोनों एक दूसरे के इक्वेटोरियल पे स्थित है। तब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो फोर्स आता है आर की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और उसका मैग्नीट्यूड देखना हो तो 3k p1 p2 अपॉन आर स्क्वायर। ये रिपल्सन होता है नेचर में, ये अट्रैक्टिव ये रिपल्टिव नेचर के होते हैं। तो याद करने वाली, सॉरी आर की पावर यहाँ पे 4 आएगा। तो ये था यहाँ पे नोट करने वाली बात, इससे भी पूछता है आपके नीट, बाकी औकात से वारंटी वालों के। तो ये क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में फोर्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अपन आर स्क्वायर लगा रहे होते हैं, वहां पे आर की पावर 4 से आंसर निकलता है। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में देख लो, एक -4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक +4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, तो अपन इजीली बता सकते हैं कितना होगा। देखो Q की वैल्यू 4 इंटू 12, बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है ना, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 × 10⁻⁴
-2 मीटर, यानी कि 40 इंटू 10⁻⁻2। और यहाँ पे एक गलती और की है माइक्रो कूलम में, 4 माइक्रो कूलम 4 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पे 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम में को कूलम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आ गया इस क्वेश्चन में। तो ये तो हलवा सा सवाल है, लल्लू सा। अब देखते हैं ना बढ़िया सवाल, थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं अपना। इस तरह से कोई स्ट्रक्चर दे रखी है, शेप दे रखी है अपने को। यहाँ पे एक +2q नाम का चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे भी एक +2q नाम का चार्ज रखा है और सेंटर में इनका ऊपर -4q नाम का चार्ज रखा हुआ है। अब क्या होगा, अब बता दो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्वेश्चन फर्स्ट था, ये सेकंड था, सेपरेट करके रखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बता दो अब। तो देखो इसके पास 4 है, इसके पास 2, यानी कि इस जैसे ये 2 लोंडे कर सकता है ना, इस जैसे 2 रख सकता है अपने पास में। तो ये देखो -4q है ना, ये चेंज हो गया किसमें, एक तो -2q में चेंज हो गया और दूसरा -2q में चेंज हो गया। अब आ जाओ, ये कह रहा है कि ठीक है, अब आ जाओ दोनों के लिए बराबर हो गए। तो एक तो -2q + 2q एक डाइपोल ये बन गया, -2q + 2q एक डाइपोल ये बन गया ना। सेम और अपोजिट, मैग्नीट्यूड में सेम, अपोजिट में यानी मैग्नीट्यूड में सेम और नेचर में अपोजिट, दोनों का क्या होता है डाइपोल बना लिया इसने डाइपोल। -4q से ये 2 में चेंज हो गया, तो ये डाइपोल बना लिया इसने। अब देखो डायरेक्शन किधर होती है, इसकी डायरेक्शन आ रही है कुछ इस तरह से और इसकी डायरेक्शन आ रही है कुछ इस तरह से। तो यहाँ से जो P1 निकाल रहा हूँ मैं, इस वाले का निकाल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा q 2q और बीच में डिस्टेंस a मान लो 2q × a। इसी तरह यहाँ पे भी a डिस्टेंस मान लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2q × a हो गया, ये P2 मान लो। समझने लायक बात यही थी, बस इसको तोड़ना था यहाँ पे। तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका तो आ गया इधर और उसका चला गया उधर। अब देखो यहाँ पे 2 वेक्टर मिल गए मेरे को, एक P1 नाम का इधर जा रहा है और एक P2 नाम का इधर जा रहा है। अब क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट दोनों एक दूसरे 90 डिग्री पे, रिजल्टेंट ये आ गया, इसको P बोल दो। तो ये क्या होगा, P वेक्टर P इक्वल टू क्या हो गया, P1² + P2²। अब P1² कितना दे रखा है, दोनों सेम है 2qa 2qa, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2qa तो बाहर हो जाएगा, √2 अंदर बच जाएगा, इनटू में 2qa बाहर। ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये था इस पे क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे 3 3 लिख देता तो यहाँ पे 6 कर देता, यहाँ पे 4 4 लिख देता तो यहाँ पे 8 कर देता। अब यहाँ पे प्लस दे रखा है, अब ऐसे चेंज कर देता, यहाँ पे इन दोनों को प्लस में कर देता और इसको माइनस में, इसको माइनस में कर देता। फिर क्या करते, माइनस वाले का इसका इधर होता, इसका इधर होता, दोनों का रिजल्टेंट करते कुछ इस तरह से आता। यही तो आता, ट्रायंगल मेथड लगाओ, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आते हैं, इनका रिजल्टेंट ऐसे होता। बस इससे बड़े क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे -q रख दिया, यहाँ पे +q रख दिया, यहाँ पे +4q या ऐसे रख दिया, +2q रख दिया। फिर कैसे हो जाएगा, देखो -q + q इधर होगा, एक -q + q, ये सॉरी माइनस में है यहाँ पे, तो ये इधर हो जाएगा। इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, एक का इधर आ रहा है, एक का इधर आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 60, दोनों का मिला के इधर आ जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनता है, इसमें तोड़ लिया करो, +q -q +q, यानी कि इसके जैसे 2 लोंडे कर सकता है, अपने पास रखता है, यानी कि +q दोनों को अलग करने के बाद ये काम इसने कर लिया। तो इस तरह से खत्म होता है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट के कुछ कंसेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।